तो भाई सबसे पहले तो आप एक काम करो यार, स्टैंड अप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लो। मतलब क्या कर रहे हो यार आप लोग, मतलब जो कुछ भी पीडीएफ वगैरह होता है सब कुछ वहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्टैंड अप क्लासेस को जाकर के टेलीग्राम पे फॉलो करिए। सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहीं मिलता है, ठीक है। और फटाफट आप इस क्लास पे आ जाइए। देखिए एक बार फिर से जीके का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के साथ में। पिछले 3 सक्सेसफुल प्रैक्टिस सेट के बाद चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो यहाँ पे धमाका होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट के साथ में। तैयारी में दम है तो फटाफट क्लास पे आ जाइए और अपना दम दिखाइए इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं उसको आप नॉर्मल प्रैक्टिस सेट समझ के मत करिए। ये समझ लीजिए कि आप पेपर में बैठे हैं, फिर जो मजा आएगा ना वो उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। 1 से 2 प्रश्न तो पक्का यहाँ से टपकेंगे, तो प्लीज एक एक प्रश्न को रट डालिएगा, ठीक है। और साथ में सॉल्व करते हुए चलना है आपको। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। सो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का 35 दिन का प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं जो अप्रैल में एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मतलब समय तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं जो भी तैयारी करनी थी वो आप कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ करना है तो प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और जाकर के प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर हैं, रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मैंक सर हैं, ठीक है, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और साथ में सुनील कुमार गुप्ता सर हैं, ठीक है। मतलब इन टॉप एजुकेटर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो जाइए आज ही ये बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए, जो प्रैक्टिस बैच शुरू होने वाला है 8 तारीख से। और साथ में जो भी मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1 मार्च से आपके एग्जाम के लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है मिशन एनडीए नाम का। तो प्लीज आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए, जाइए ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए और इस क्रैश कोर्स से जो आपकी तैयारी का धमाका होने वाला है वो सबको सुनाई देने वाला है, ठीक है। सो प्लीज जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, उसे अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की फ्री क्लासेस भी चलती हैं स्पेशल क्लासेस के नाम से। तो ये आप रेफरल कोड यूज करने के बाद वो बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और साथ में जब कभी भी आप फ्यूचर में जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। सो प्लीज जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। हाँ जी, बताओ क्वेश्चंस देखने से पहले सबसे पहले तो हर बार की तरह फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट डेली लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाई टाइम मिल जाएगा यदि चैनल सब्सक्राइब रहेगा। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, उसके बाद क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। फटाफट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं और आप लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में जो है डिफेंस के एग्जाम में, लेकिन काफी बच्चों ने गलती कर दिया था। क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी बृहदर्थ, ऑप्शन नंबर सी संप्रति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट जरा कमेंट करिएगा, आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं, आप सभी के आंसर्स में देख रहा हूं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट कमेंट करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह थे बृहदर्थ। क्या नाम था? बृहदर्थ, ठीक है, सम्राट बृहदर्थ। अब ये अंतिम कैसे थे याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल में इनके जो सेनापति थे आप उनका नाम सुने होंगे, सम्राट पुष्पमित्र शुंग, ठीक है। कौन थे? पुष्पमित्र शुंग। उन्होंने इन्हें मार दिया और उसके बाद यानी मौर्य जो है साम्राज्य का वहीं पे अंत होता है और उन्होंने फिर क्या किया? शुंग राज्य की स्थापना की। आपने शुंग राज्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और सम्राट पुष्पमित्र शुंग को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। तो एक चीज और याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सम्राट पुष्पमित्र शुंग, याद कर लीजिएगा, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सम्राट पुष्पमित्र शुंग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। देखिए ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कह दे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। लगभग सभी डिफेंस एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी वेद और ऑप्शन नंबर डी है रामचरितमानस। फटाफट जरा कमेंट करिएगा, मैं विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक, तो वो है आपका महाभारत। कौन सा है? महाभारत है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। महाभारत पूरे विश्व का सबसे
सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है, किस प्रदेश में है? देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रदेश में है? जरा फटाफट कमेंट करिएगा आप सभी लोग, आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस स्टेट में है, किस राज्य में है? चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहां पे है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहां है? फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। वेयर इज पिट्टी बर्ड सेंचुरी? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप। तो पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? वेयर इज पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तो ये आपके लक्षद्वीप में है। कहां पे है? लक्षद्वीप में है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां है? कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लगभग सभी डिफेंस एग्जाम में पूछा गया है। वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। फटाफट कमेंट करिएगा, वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये केरल में है। कहां पे है? केरल में है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, फटाफट कमेंट करेगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? और फटाफट जरा वीडियो को जो लोग नए आए हैं वो शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी दोस्त जुड़ सकें। बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम बच्चे क्लास पे हैं। जरा फटाफट इस क्लास को शेयर करिए ताकि आपके और भी दोस्त इस क्लास से जुड़ सकें। क्वेश्चन देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है 11 जुलाई। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपका विश्व हिंदी दिवस है अभी हाल ही में मनाया गया है। भाई अभी तो बता दो कब मनाया गया है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को अभी मनाया गया है पिछले वर्ष। तो हर साल ये जो है, याद कर लीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? देखिए एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जिस स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूं, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। ठीक है, पहले ही बता देता हूं। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है, मतलब किस खेल के लिए है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल और ऑप्शन नंबर डी लॉन टेनिस। फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है इसका जो संबंध है वो किससे है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है, याद कर लीजिएगा। और ये कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है, कहां पे है? कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? देखिए फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ नॉर्वे? लगभग सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, नॉर्वेजियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेजियन पाउंड, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वेजियन क्रोन और ऑप्शन नंबर डी है यूरो। फटाफट कमेंट करिएगा, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? व्हाट इज करेंसी ऑफ नॉर्वे? ये मैं आपको काफी बार पढ़ा भी चुका हूं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। क्या बोलते हैं? नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। वहां की मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेजियन क्रोन। जैसे अपने वहां रुपया है, ठीक है, वैसे ही वहां के क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है, और अमेरिका का क्या है? डॉलर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? इन विच ईयर द टाइटल ऑफ नाइटहुड वाज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1910 में, ऑप्शन नंबर बी 1915 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में और ऑप्शन नंबर डी है 1925 में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर को जो ये नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ये 1915 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? याद कर लीजिएगा, अंग्रेजों के द्वारा, यानी ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, क्यों दिया गया था? तो ये अपने देश के प्रति जो है अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये जो नाइटहुड की उपाधि है ये अपने देश के प्रति अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब इससे फायदा क्या होता है नाइटहुड, इसमें एक देख लीजिएगा, एक फायदा ये होता है नाइटहुड उपाधि का कि आप अपने नाम के आगे जो लगाते हैं ना, मिस्टर लगाते हैं, आप मिस्टर की जगह तब सर लिख सकते हैं। तो 1915 में जब इनको ये नाइटहुड की उपाधि दी गई तो ये अपने नाम के आगे फिर क्या लिखते थे? सर रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा,
13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, शायद आपको ये डेट याद होगा, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जब हुआ था, हमारे देश के लिए सबसे दुखदायक दिन था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उससे दुखी होकर के इन्होंने क्या किया, अपनी ये नाइटहुड की उपाधि क्या की, इन्होंने वापस कर दी, ठीक है। क्या कर दी, इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो याद कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी, किस वर्ष दी गई थी, 1915 में। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही सही कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को पता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं, फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलिगन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एलन बोरा। तो फटाफट कमेंट करिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फटाफट कमेंट करिए, आप सभी के कमेंट्स मैं देख रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, ये तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और किस देश में की गई थी, फटाफट कमेंट करिएगा, देखें आपको पता है कि नहीं, एग्जाम में आ चुका है ये। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में, ठीक है। आजाद हिंद फोर्स की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में। सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में जब कभी आए भाई, पूरा एकदम जो है वो बिना झिझके हुए आप सिंगापुर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया भाई, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, फटाफट कमेंट करेगा। ऑप्शन ए मैं आपको बोलता हूँ 1911 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ 1912 लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी 1913 दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है 1914 बॉम्बे। फटाफट कमेंट करिएगा, आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करिए। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। लगभग सभी डिफेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, व्हेन वाज इंडियाज नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी अधिवेशन के दौरान गाया गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, 1911 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता वाले अधिवेशन में, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो। फिर एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। फिर से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, गो बैक टू वेदास, स्लोगन वाज गिवन बाय हुम। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिएगा, ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए एक हिंट मैं आपको देता हूं, जिन्होंने वेदों की ओर ये स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आपके दिमाग में ये आर्य समाज वाला जो स्ट्राइक लगा है ना, तुरंत आपने जवाब दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है क्या किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, याद कर लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ये कब की थी, इन्होंने 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा आप लोग कंसंट्रेट करिएगा। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था नेवी में, और इतने बच्चों ने गलती किया था, इतने बच्चों ने, मैं अभी आपको बताऊंगा कि बच्चों ने गलती क्या किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था आनंद मठ के लेखक कौन है, ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है। और मैं आपको बता दूं, मतलब 60 से 70% बच्चे जो है क्या ऑप्शन ट्रिक करके आए थे, आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। मतलब क्या है ये, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो आनंद मठ के लेखक कौन है, फटाफट कमेंट करिए, और ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में पक्का है, आ सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। फटाफट कमेंट करिएगा,
फटाफट कमेंट करिए, आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आनंद मठ के जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। दरअसल में ये जो आनंद मठ पुस्तक है इसकी रचना की गई थी 1852 में, ठीक है, 1852 में। ध्यान दीजिएगा। अभी क्या हुआ, इसी उपन्यास से, ठीक है, इसी उपन्यास से राष्ट्रीय गीत, ये दरअसल में आनंद मठ एक उपन्यास है, ठीक है। तो इसी उपन्यास से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, कौन सा है, वंदे मातरम, वो लिया गया है, ठीक है। तो इसी, याद कर लीजिएगा, इसी उपन्यास से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है इसे लिखा है, ठीक है। कब? 1852, याद कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है भाई, सच में आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गलती से मत करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता रहेगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है। इनके साथ में दो लोगों को और दी गई थी। ऑन विच डेट भगत सिंह वाज हैंग्ड? ऑप्शन नंबर ए 19 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल 1931, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 और ऑप्शन नंबर डी है 14 मार्च 1931। सबसे पहले जान लीजिए कि आदरणीय भगत सिंह के साथ में जो है राजगुरु और सुखदेव जी को भी जो है फांसी दिया गया था, जो उस दिन हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद दिन था वो, ठीक है। और कब दिया गया था, फटाफट जरा आप लोग कमेंट करिएगा। तो वो दिया गया था 23 मार्च 1931 में। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 में, याद कर लीजिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दिया गया था, ठीक है, 23 मार्च 1931। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। जब कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, फटाक से किसी का भी पूछे, भगत सिंह का पूछे, राजगुरु का पूछे या फिर सुखदेव जी का पूछे, ठीक है, फटाक से आप क्या करेंगे, 23 मार्च 1931 सही करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फाइनली ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का, हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। और आपको तो रूल पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो आप सभी के लिए होता है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वैसे तो कम लोग देख रहे हैं, आप लोग शेयर करते नहीं यार, एक बार शेयर कर दो, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। देखिए मैं एक क्वेश्चन से आप सभी के इस पूरे क्लास का परफॉर्मेंस जान लेता हूँ, ठीक है, आप सभी का, कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में क्या खिचड़ी मचाया है। और साथ में आप इस क्वेश्चन के साथ में ये भी कमेंट करके बताएंगे कि टोटल 16 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। उससे मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर सकूंगा या फिर नीचे कर सकूंगा, उस हिसाब से। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है इसका सभी को कमेंट करके बताना है आंसर। क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? व्हाट इज द डेट ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मैं आपको बता दूं 17 नवंबर 1932, ऑप्शन नंबर बी है 12 नवंबर 1930, ऑप्शन नंबर सी है 7 सितंबर 1931 और ऑप्शन नंबर डी है 7 सितंबर 1932। तो जो करेक्ट होगा भाई साहब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक बार फिर से बता दो यार, अभी तक अगर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो करें यार स्टैंड अप क्लासेस को, ठीक है। जो कुछ भी पीडीएफ वगैरह होता है सब कुछ वहीं पे देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, जाकर के फॉलो कर लो। और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। तैयारी करते रहो बेहतर, और जल्दी ही आपके जो है एग्जाम सीटी और डेट आने वाले हैं, एग्जाम डेट, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।